तो बच्चों आ गए हैं हम अपनी सेकंड वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में जैसा कि आप जानते हो हम सिलेबस डिस्कशन कर चुके हैं अपना CUET इकोनॉमिक्स को हम मेजरली टारगेट कर रहे हैं, जिसमें कि हम बट 11th क्लास को भी और 12th क्लास को दोनों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में अगर मैं 11th और 12th की बात करूं तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सिलेबस डिस्कशन की वीडियो बच्चों आई होप आप लोगों ने अच्छे से देखी होगी, तभी ये वीडियो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे कि नाम बता रहा है कि है क्या, कि कैसे इंडियन इकोनॉमी डेवलप करी गई हमारी जब हम ब्रिटिशर्स के राज में रहा करते थे। एट प्रेजेंट आप जानते हैं कि कैसे समय बदल गया है। पुराने जमाने में जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे तो हमारी इकोनॉमी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। एग्रीकल्चरल हमारा स्टैग्नेशन थी, बहुत ज्यादा वीक एग्रीकल्चर बेस था, इंडस्ट्रियल बेस वीक था। ठीक है, ट्रेडिंग हमारी इतनी नहीं हो पा रही थी। हमारी इकोनॉमी में एक मेजर कॉन्सेप्ट में अगर बोलूं तो जो दादा भाई नारोजी ने कहा ड्रेन ऑफ वेल्थ भी हो रहा था। पर वहां से लेके बच्चों आज हम जानते हो कि हम कहां आ गए हैं, कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बच्चों बन गए हैं। तो यही एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो कि हमें हमारी ग्रोथ स्टोरी बताएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम कंडीशन ऑफ इंडियन इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी क्या क्या हालात थे, कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर था, क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, रेलवेज थे कि नहीं थे। ठीक है, किस तरीके से हमारी बाकी इंडस्ट्रीज, लोग, चीजें सब कैसे काम कर रहे थे, सब चीजें हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं मेजरली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से, जो कि प्राइमरी सेक्टर वाइज बच्चों हम जाएंगे ताकि आपको एक ब्रॉडर व्यू, एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि क्या हालात थे और कैसे उन हालातों से लड़के फाइट करके हम लोग आज प्रेजेंट इकोनॉमी में इतनी आगे तक आ गए हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर 85% पॉपुलेशन हमारी बच्चों एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी। आज भी आप देखेंगे जिस तरह की 60-65% लोग आज भी आपको एग्रीकल्चर में, क्योंकि आज भी हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ही है। ठीक है, तो 85% डिपेंडेंट थी। तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो लो थी। अगर बच्चों जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे और इनफैक्ट कॉलेज में जाओगे तो ना वहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ने को भी मिल जाएगा बच्चों, जो कि है हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जगह जगह ये एक चीज ना पढ़ोगे। इसका बच्चों मतलब ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम थी और मतलब जितना लैंड था ना उसमें ज्यादा लोग काम कर रहे थे। ये कंडीशन भी हमारी पहुंच गई थी। ठीक है, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को जानते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब जितना इनपुट हम डाल रहे हैं उतना आउटपुट हमें नहीं मिल रहा। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हम इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे जो कर रहे हैं वो एडिक्वेट नहीं है, या फिर जरूरत से ज्यादा लोग वहां कम करें तो नेगेटिव रिटर्न्स वो चीज देने लगती है। आप ये चीज, ये जो रिटर्न्स की बात है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स वगैरह, ये अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कॉन्सेप्ट में भी आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। फिर आता है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। लो प्रोडक्टिविटी का रीजन भी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बच्चों आपको हमें पता है क्या क्या टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर में चाहिए। देखो, हमें एक तो इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए हमारे पास, एडिक्वेट हमारे पास बच्चों ट्रैक्टर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एडिक्वेट फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, एडिक्वेट सीड्स होने चाहिए, तभी तो हम ग्रो कर पाएंगे। उसके बिना हम कैसे ग्रो करेंगे? मतलब कुछ बेसिक चीजें तो है ही ना, अगर कुछ चीजें आपको उगानी है तो वो चीजें भी बच्चों बहुत लो थी। आप जैसा कि जानते हो 1960 से पहले तो हमारी इकोनॉमी में प्रॉपर खाना भी नहीं था, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ही नहीं आया था 1960s से पहले। ठीक है, फिर हम कहते हैं लैंड सेटलमेंट। एक लैंड सेटलमेंट के जो मेजर्स थे ना बच्चों, वो भी कारण था कि एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आ गई। स्टैग्नेशन का मतलब बच्चों, किसी भी चीज का स्टैग्नेशन का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जहां पे आपकी इकोनॉमी, मतलब आपकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक गई है, थम गई है, नेगेटिव तक चली गई। मतलब वहां से कोई फायदा नहीं मिल रहा, उल्टा नुकसान ही मिल रहा है। ठीक है,
लैंड सेटलमेंट की बात करें, लैंड सेटलमेंट की वेरियस चीजें थी हमारे पास, जैसे कि हमारे पास आप ब्रिटिशर्स के टाइम में वेरियस लैंड सेटलमेंट की चीजें थी। जैसे लैंड सेटलमेंट के हमारे जमींदारी सिस्टम था, रियायतवाड़ी था, महलवाड़ी था, ये सारी ना एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की, जिनकी वजह से एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आ गई। फार्मर्स इतने घबरा गए थे पैसा देने के, पहली बात तो उनके पास लैंड होता नहीं था, छोटा मोटा लैंड लेते थे कहीं पे, वहां पे भी गधे मजदूरों की तरह काम करते थे, उसके बाद कुछ बचता नहीं था। इसीलिए क्या हुआ, बहुत सारे मैसिव सुसाइड्स भी हुए हैं, ठीक है। और प्लस खाने को नहीं था तो फेमाइन्स भी थी हमारी इकोनॉमी में, भुखमरी बहुत थी, खाने को नहीं था, पॉवर्टी थी। तो ये सारी कंडीशन हो गई हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, देखो ये सब तो था लैंड सेटलमेंट, पर हम ब्रिटिशर्स चाहते क्या थे, ब्रिटिशर्स को कोई किसी चीज से मतलब नहीं था, उन्हें क्या था, सिर्फ पैसों से, अपनी सेल्फ ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, फार्मर्स को वो क्रॉप्स ग्रो करने नहीं दे रहे थे जो वो उनकी बेसिक सर्वाइवल या उनकी हैप्पीनेस या वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट, बल्कि तुम वो उगाओ जो हमें बेनिफिट दे, ठीक है। मतलब तुम कैश क्रॉप्स मंगाओ जिनसे उनको प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि जमींदार जो होते थे, जिनका लैंड होता था, वो उस लैंड पे काफी ज्यादा कैश क्रॉप्स ग्रो करवाने लगे। किनसे? शेयर क्रॉपर से। शेयर क्रॉपर का मतलब होता है बच्चों, जो कि लैंड पे काम करते हैं किसी जमींदार के, और थोड़ा मतलब और मेजर हिस्सा जमींदार को देते हैं और कुछ हिस्सा अपने लिए यूज करते हैं, वो शेयर क्रॉपर होते हैं। उनसे क्या करते थे, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स थी वो ग्रो करते थे, जैसे कि आप कह लो इंडिगो, कॉटन, ठीक है, जूट, ये सब हाई वैल्यू की क्रॉप्स थी, ये सब ग्रो कराते थे। जो इंडिगो थी बेटा बच्चों, उन्हीं का मेजर इशू आने लगा, ठीक है। इंडिगो से क्यों आने लगा, देखो पहले के टाइम पे डाई वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, तो ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, ऐसी चीज चाहिए थी जिनसे वो अपनी चीजों को डाई वाई कर सके, अपने प्रोडक्ट्स को, तो वो इंडिगो ग्रो कराते। इससे क्या होता था बच्चों, पैसा तो मिलता था इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा हाई, बट क्या होता था, लैंड की प्रोडक्टिविटी भी इतनी कम हो जाती थी, क्योंकि एक बार अगर आपने कहीं इंडिगो उगा लिया तो वो लैंड काफी सालों के लिए बंजर हो जाता था, ठीक है। इसीलिए ये सारी कंडीशन की वजह से एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन आया। ये स्टैग्नेशन वर्ड आप यूज कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, और प्रॉब्लम्स क्या थी एग्रीकल्चर में, ठीक है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेस फार्मिंग एंड सच प्रैक्टिसेस। देखो हर टेरेन का या हर जगह की अलग अलग प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी पड़ती है। मतलब आप देख लो, जैसे दिल्ली में अगर आप कोई रह रहा है, या यूपी में रह रहा है, या राजस्थान में रह रहा है, तो राजस्थान में जिस तरीके का लैंड है वो यूपी में तो आपको नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली वहां पे फार्मिंग की प्रैक्टिसेस भी अलग अलग करनी पड़ेंगी। हिमाचल प्रदेश में भी अलग मिलेगा, तो वहां पे भी प्रैक्टिसेस अलग अलग करनी पड़ेंगी। तो जो हिली एरियाज है वहां पे फार्मिंग पॉसिबल नहीं, तो टेरेस फार्मिंग के थ्रू, टेरेस फार्मिंग आपने पढ़ा ही होगा, टेरेसेस बनाए जाते हैं और वहां पे चीजों को कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। टेरेसेस इंश्योर करते हैं कि आपकी फसल उग जाए, वो बह ना जाए, मतलब क्योंकि वहां पे टेरेन ही ऐसा है, ठीक है। वो चीजें नहीं थी उस टाइम, फ्लड कंट्रोल मेजर्स नहीं थे। हमारी इकोनॉमी शुरू से मॉनसून इकोनॉमी रही है, यहाँ का जो वेदर है मॉनसून बेस्ड है, ठीक है। तो क्लाइमेट अगर मॉनसून बेस्ड है तो फ्लड्स तो आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं शुरू से, तो फ्लड्स आ जाएंगे, सारी क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे, तो उनके लिए मेजर्स नहीं लेंगे, तो स्टिल एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन आ जाएगी, ठीक है। वही चीज होने लगी फ्लड कंट्रोल मेजर से। पुअर ड्रेनेज था, ड्रेनेज नहीं होगा, स्टिल वाटर लॉगिंग हो जाएगी, वाटर लॉगिंग हो जाएंगी, फिर क्रॉप्स खराब हो जाएंगी। एंड डीसैलिनाइजेशन, डीसैलिनाइजेशन का मतलब है कि सॉइल क्या हो जाता है, सैलिनाइजेशन का बच्चों मतलब जानते हैं पहले बच्चों, सैलिनाइजेशन का मतलब है जो सॉइल है, सॉइल इज एक्यूमुलेटेड विद सॉल्ट्स। जब अगर सॉइल में बहुत ज्यादा सॉल्ट्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो उससे क्या होने लग जाएगा, सॉइल को डीसैलिनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्टी सॉइल इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। मतलब वहां पे आप कंजम्पशन के लिए कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते, इट इज नॉट हेल्दी, तो वो डीसैलिनाइजेशन भी बच्चों नहीं हो पा रही थी। तो ये अदर प्रॉब्लम्स थी, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं।
अब बात करते हैं हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर की तो स्टोरी हम जान ही चुके हैं बिल्कुल डिटेल में क्या क्या है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की कि क्या क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारी थी। देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम कह रहे हैं नो साउंड मैन्युफैक्चरिंग बेस, कोई भी साउंड मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं था। एक देखो इंडस्ट्रीज की जब भी बात करें तो हम दो तरीके की बात करते हैं, एक होती है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री और बच्चों दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव वाली। कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल गुड्स की जगह बच्चों इसको आप कैपिटल इंटेंसिव लिख लो, ठीक है। तो दो चीजें आ गई बच्चों, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब हुआ जहां पे मशीन मेड गुड्स बन रहे हैं, ठीक है। और लेबर इंटेंसिव में मतलब हाथ से बनाए हुए, हैंडमेड बेसिकली। ज्यादा मेहनत लगेगी लेबर इंटेंसिव में, ज्यादा समय लगेगा। वाइल मशीन मेड्स में क्या होंगे, ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप एक ही समय पे बना सकते हो, वो भी कम कॉस्ट पे, तो ये ज्यादा बेटर होती है हमारे। और ये जो बच्चों कैपिटल इंटेंसिव होती है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी चाहिए होती है कैपिटल की। लैंड चाहिए होता है, मशीन्स चाहिए होती हैं, ठीक है। ये सब में ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है जो हमारे पास नहीं था, इसीलिए हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज नहीं थी। हमारे पास क्या थी, लेबर इंटेंसिव। बच्चों लेबर इंटेंसिव में बेसिकली हमारी थी हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री, क्योंकि लोगों यहाँ पे तो आप जानते ही हैं कि कितने सारे लोग आर्टिजन्स या हैंडीक्राफ्ट्स बनाया करते थे। आज भी हमारी कितनी सारी चीजें, जैसे कश्मीरी शॉल्स ले लो या कोई और भी चीज ले लो, आप आसाम के शॉल्स ले लो, है ना, ये सारी की सारी चीजें हाथों से बनाई जाती है, ठीक है। जरी का काम हो रहा है, एम्ब्रॉयडरी का काम हो रहा है, ये सब हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, आज भी चल रही है। बट उस टाइम पे तो ना वर्ल्ड फेमस हुआ करती थी। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के आने से क्या हुआ, ये जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ना बच्चों, ये डिक्लाइन कर गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, उन्होंने अपने सस्ते मशीन मेड गुड्स को इंडियन मार्केट्स में लाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को कौन क्यों डिमांड करे, देखो उनमें ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है, ज्यादा मेहनत लगी, तो ऑब्वियसली उनका प्राइस भी ज्यादा होगा। मशीन मेड टूल्स में क्या होता है, कम समय में ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। और आपको जब ज्यादा लेवल पे प्रोड्यूस करते हो तो कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो लोग जरूरी है, मतलब लोग क्या करेंगे, हम सस्ता ढूंढेंगे, सस्ता यूज करेंगे, तो हमारी क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स डिक्लाइन हो गया, जिससे की वजह से मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, मतलब हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ, ना तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करा गया अच्छे से और अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर से आ गई, मतलब हमारे लोगों के पास कमाई का जरिया ही नहीं बचा, ठीक है। और बचा कुचा इन लोगों के यहाँ से जो सामान आने लगा, वो लोग हम खरीदने लगे तो हम उन्हें पैसा देने लगे, यहाँ से हमारी वेल्थ भी बची कुछ जाने लगी। तो टोटली आप देख रहे हो ड्रेन हो रही है चीजें। तभी तो मैं स्टार्टिंग में आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट बता रही थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या कंडीशन और थी। इंडिया बिकेम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। ब्रिटेन ने क्या किया, 19th सेंचुरी के करीब उसने अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को लगाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे वर्ल्ड को वो अपने गुड सप्लाई कर सके, इंडिया में क्या कर सके, अपनी इंडस्ट्रीज का सामान बेच सके सस्ता। और इंडिया के जो ब्रिटेन ने क्या करना शुरू किया, अपने यहाँ तो इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दिया, बट इंडिया में क्या किया, इंडिया के लोगों को मजबूर कर दिया कि वो उनके गुड्स को खरीदे जो कि मशीन के बनाए हुए, और अपने वो प्रोड्यूस ही नहीं करते थे। तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट थी, तभी हमारे यहाँ से जो फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वो वहां पे जाने लगा, हमारी वेल्थ भी डिक्लाइन होने लगी। तभी ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दादा भाई नौरोजी देने लगे। इट बिकेम अ मार्केट फॉर फिनिश गुड, मतलब हम क्या करते थे, रॉ मटेरियल उनको सप्लाई करते थे और वो फिनिश गुड्स हमें देते थे, ठीक है। फिर इनिशियली एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश एरा, दैट इज द सेकंड हाफ ऑफ द सेंचुरी, देयर वाज स्लो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। सिर्फ हम कह रहे हैं कॉटन और जूट मिल्स ही डेवलप होने लगी, वो भी हमारे फायदे के लिए नहीं होने लगी। उनको जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट्स थी, जो वहां से आने में टाइम लग जाए या चीजें चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने सारी चीजें अपने बेनिफिट के लिए वो लोग करने लगे। देन हम कहते हैं कि इसी ही टाइम में विद टाइम देयर केम, पहले क्या आने लगी, कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, फिर उसके बाद आने लगी
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, देखो वो तो चले गए, उसके बाद हम लोग भी तो कुछ करेंगे, तो हमने क्या किया, हमें भी तो साउंड बेस चाहिए था। इसीलिए आप जानते हैं नेहरू जी ने 1950 के टाइम जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था तो मॉडर्न और हैवी बेस इंडस्ट्रीज पे फोकस करना जरूरी समझा, ठीक है। और आप जानते हैं हमारी इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी पहले से ही आने लगी थी। टिस्को आने लगी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका फोटो भी हमने डाला, आप देख सकते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और कुछ इंडस्ट्रीज बच्चों आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप हुई, ठीक है, जैसे शुगर, सीमेंट, पेपर, ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट थी तो ये, बट हमारे पास स्टिल कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। ये कैपिटल गुड इंडस्ट्री या कैपिटल बेस पे तब तक फोकस नहीं हुआ जब तक नेहरू जी ने हमारे हैवी गुड्स इंडस्ट्रीज पे 5 ईयर प्लान के थ्रू इंट्रोडक्शन नहीं किया, ठीक है। तो ग्रोथ रेट और कंट्रीब्यूशन जो था जीडीपी का वो बहुत स्मॉल रहा, इसी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है। तो आप जानते हैं जैसा कि आज भी हुआ, ये वीक बेस की वजह से ही हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका ग्रोथ रेट एज कंपेयर टू सर्विसेज सेक्टर कम है, क्योंकि आपको किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए एक साउंड बेस चाहिए। ड्रॉबैक क्या था, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, मतलब इट वाज कन्फाइंड ओनली टू क्या क्या चीजें थी, सिर्फ रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स को चाहिए थी। देखो ब्रिटिशर्स को रेलवेज चाहिए थे, क्यों रेलवेज चाहिए थे, ताकि वो अपने लोगों को इधर से उधर, मैन एंड मटेरियल दोनों को अपना इधर से उधर भेज सके, ठीक है। जहां अगर कहीं लड़ाई हो गई, लोगों को भेजना है तो रेलवेज चाहिए उनको, सामान भेजना है तो रेलवेज चाहिए उनको। पावर जनरेशन, ऑब्वियसली पावर जनरेशन, यहाँ रहेंगे तो पावर के बिना कैसे रहेंगे, चीजें भी चाहिए ना उनको अपने यूज के लिए, तो पावर जनरेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट तो करने के लिए चाहिए चीज है। और बाकी मतलब बेसिकली आप देख रहे हैं कि वो हर चीज अपने अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट के लिए कर रहे थे। फिर हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद हम तीसरा सेक्टर बात करेंगे कि हम इंटरनेशनल लेवल पे कैसे डील कर रहे थे या क्या हमारा था। इंडिया वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन इन एंशिएंट इंडिया। आप जानते हैं कि अगर आपने एंशिएंट इंडिया में पढ़ी होंगी, वो सारे आर्ट स्टूडेंट की मैं बेसिकली बात कर रही हूँ, तो आप जानते होंगे कि हमारे ट्रेडिंग रिलेशन शुरू से, पुराने टाइम से ही, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही हमारे ट्रेडिंग रिलेशन रहे हैं। ईरान से रहे हैं, हमारे इराक से रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम डिफरेंट नाम हमारी मतलब टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है, मेसोपोटामिया मेंशन है, सुमेरिया मेंशन है, ठीक है। ये सारे नाम इसीलिए मेंशन है क्योंकि हमारे ट्रेडिंग रिलेशन से हड़प्पन टाइम से ही हम लोग ट्रेड करते आ रहे हैं। तो फॉरेन ट्रेड तो हमारा ग्रो कर देना चाहिए, पर ब्रिटिशर्स की वजह से, जो उन्होंने रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड टैरिफ की पॉलिसी लाई, हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाई थी। ब्रिटिशर एरा वाज कैरेक्टराइज्ड बाय रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ। प्रोडक्शन से तो आप जानते ही है क्या था कि सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, फिनिश गुड्स तो हम लोग बना ही नहीं थे, बेस ही नहीं था तो बनाते कहां से। फिर ट्रेड और टैरिफ की बात करते हैं। ट्रेड और टैरिफ में क्या करते थे, वो क्या करते थे, जो उनके यहाँ से सामान आ रहा है वो तो ड्यूटी फ्री आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, फ्री में आओ, मंगाओ, इस्तेमाल करो, रखो। बट जो हमारे यहाँ से गुड्स जा रहे हैं उनके ऊपर हैवी ड्यूटीज लगाइए। हैवी ड्यूटी लगाओगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी जो यहाँ से, समझ लो ये पेन बेचना है मुझे, यहाँ से अब मैं 20 रुपए का बेच रही हूँ, सरकार क्या कर रही है, इस पर टैक्स लगा देती है, ड्यूटी लगा देती है। तो ये मैं तो 20 रुपए का बेच रही हूँ, और बाहर पहुंचने अगर 60 रुपए का हो गया तो, और इंटरनेशनल मार्केट में इसी चीज का प्राइस 30 रुपए है, तो मेरे से डबल प्राइस में क्यों खरीदेगा। वही चीज ब्रिटिशर्स कर रहे थे, ड्यूटी लगा दी तो हम बाहर के लोगों को महंगा लग रहा था, तो हमारे गुड्स जा नहीं पा रहे थे, तो हम तो इंपोर्टर ही बनेंगे, एक्सपोर्टर तो बन ही नहीं पाएंगे। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, इंडिगो, एंड इट बिकेम एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बनने लगा, जैसे वूलन क्लॉथ्स हो गए, कैपिटल गुड्स हो गए, क्योंकि बेसिकली सारा कैपिटल गुड्स का और फिनिश गुड्स का काम तो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज ही कर रही थी, हम तो कर ही नहीं पा रहे थे, हमारे पास वो बेस ही नहीं था, इंडस्ट्रियल बेस। ब्रिटिश हैड अ मोनोपोली ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली थी तभी तो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड और टैरिफ की पॉलिसीज थी। उनके गुड्स पे तो जीरो ड्यूटी थी, बट हमारे गुड्स पे हाई ड्यूटीज लगाई गई, हमारे गुड्स को महंगा बनाया गया, ठीक है। देन आता है ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इंटेंसिफाइड द ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन गुड। देखो जब सुएज कैनाल का ओपनिंग आया तो इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश का कंट्रोल था इंडिया के गुड्स का, मतलब जो इंडिया गुड्स का सप्लाई करना था और अपने गुड्स को भी मार्केट बनानी थी, वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई। इसको हम फोटो से भी समझाते हैं आपको। ये क्या है,
ये देखिए सुएज कैनाल यहाँ पे है, ये इजिप्ट के पास, ठीक है। इसकी जब ओपनिंग होने लगी, अभी हम क्या बताएं, ये बेसिकली नथिंग, एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जिसके थ्रू गुड्स को सप्लाई करा जाता था, वहां से अफ्रीका से यहाँ पे पहुंचाना भेजना। तो रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ इस्थमस ऑफ सुएज से लेके नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में ये कनेक्ट करता है पोर्ट सेड को, जो मेडिटेरेनियन सी पे है ये ना पोर्ट सेड को, टू विद द गल्फ ऑफ सुएज इन आर्म ऑफ रेड सी। गल्फ ऑफ सुएज से इसको कनेक्ट करता है पोर्ट सेड को। देखो बेसिकली कुछ नहीं है, ये हमारे रूट्स को क्रिएट कर रहे थे। पहले जो गुड्स भेजने मुश्किल थे, डिफरेंट मतलब अब इंडिया से भेजना है, जैसे यहाँ से घूम के ऐसे जाते थे और फिर वो यूके में चीजें पहुंच रही है, सुएज कैनाल की ओपनिंग से आप डायरेक्ट यहाँ से गुड्स सप्लाई करके पहुंचा सकते हैं। इतना कम रास्ता हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है उनके लिए उनकी मार्केट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारी गुड्स पे और ज्यादा वो लोग कंट्रोल कर पाएंगे। ये रूट ही देख लो, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। तो क्या है, पोर्ट सेड को ये मतलब रेड सी के साथ कनेक्ट करता है। द कैनाल प्रोवाइड द डायरेक्ट ट्रेडिंग रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स एंड द पोर्ट्स लोकेटेड इन स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेड अक्रॉस। जितना मुझे आइडिया है ना, समथिंग 7000 एंड समथिंग 100 किलोमीटर की ही वो उससे कम कर दिया गया था, ठीक है, सुएज कैनाल से। तो सुएज कैनाल से इतना बड़ा डिस्टेंस को बहुत ही मेजरली छोटा सा डिस्टेंस बना दिया गया था, इसीलिए वो बेनिफिशियल है। ये जो हमने बॉक्स कलेक्ट किया है ना, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये एनसीईआरटी की बुक से ही उठाए, वहां से जाके भी आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई डाउट हो तो हमसे आके पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड की, किस तरीके का ट्रेड हुआ करता था। लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस बट एट द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड, देखो एक्सपोर्ट सरप्लस जरूर था, बट हमारी मार्केट्स में क्या हो रहा था, हमारी मार्केट्स में जिन गुड्स की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं था, हमारे को जो जरूरत थी वो नहीं था, तभी तो फेमाइन्स आ रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी चीजों की, खाने की, डिफरेंट चीजों की, वो थी ही नहीं। जो काम करना चाहते थे वो नहीं था, जो खाना चाहते थे वो नहीं था, तो इन सब की शॉर्टेज थी। एक्सपोर्ट सरप्लस did not result into the flow of gold and silver to India. It was used to make various payments to the British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो वेरियस पेमेंट्स होती थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स उसके लिए उसको यूज करते थे, ठीक है। जो उन्होंने गुड्स खरीद लिए हमारे इंडिया से, उसके लिए पेमेंट हो गई, या उनके जो एक्सपेंसेस हो गए, वो सब, ये वो नथिंग बट ये ड्रेन ऑफ वेल्थ था, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन की। हमने देखो हमारी बाकी सारी चीजें तो डिस्कस करी कि कैसे हमारा इंडस्ट्रियल बेस था, चीजें थी। अब हम सोशल इंडिकेटर्स को भी देखेंगे कि किस तरीके से वो बिहेव करते हैं। देखो डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफिक कंडीशन में हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करते हैं। देखो कोई भी इकोनॉमी जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करती है तो सबसे पहले इनिशियली हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होता है। फिर सेकेंड फेज में क्या होता है, बर्थ रेट इंक्रीज करता है बट इतने लेवल से इंक्रीज नहीं करता, डेथ रेट भी हल्का हल्का स्लोली डिक्लाइन करने लगता है। फिर हमारा क्या होता है, ठीक है, डेथ रेट डिक्लाइन करने लगता है। इसके बाद में एक कंडीशन आती है बच्चों जिसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, बर्थ रेट तो हो रहा होता है पर डेथ रेट बहुत ही कम होता है, जिससे पॉपुलेशन का बूम आ जाता है। फिर जब एक डेवलप्ड इकोनॉमी के फेज में हम लोग जाने लगते हैं बच्चों, तो हमारा ये फोर्थ वाला स्टेज आने लगता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो बर्थ रेट है वो डिक्रीज करने लग जाता है और पॉपुलेशन भी हमारी कम होने लग जाती है। डेथ रेट तो ऑलरेडी आप देख रहे हो डिक्रीज कर, बर्थ रेट भी फॉल करने लग जाता है, ठीक है। यही हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टोरी है। पर इंडिया की स्टोरी क्या ऐसी थी, चलिए जान लेते हैं इंडिया की क्या स्टोरी थी। अब हम 1921 से पहले की बात करें तो इंडिया पहले स्टेज में हुआ करता था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। पहले स्टेज में हम क्या बात करेंगे, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। देखो बच्चों हाई बर्थ रेट क्यों होगा, क्योंकि लोग अनअवेयर थे।
लोगों को लगता था जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा हाथ होंगे कमाने के लिए, तो क्या हो रहा था उस वजह से बहुत ज्यादा बच्चे के पैदा करे जा रहा था। बट हेल्थ की फैसिलिटीज तो थी नहीं, हेल्थ की फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थी, सैनिटेशन की फैसिलिटीज नहीं थी, तो क्या हो रहा था वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से हमारा डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई होने लगा। इसीलिए बच्चों कंडीशन थी हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट की। ठीक है, फिर आते हैं 1921 के बाद का स्टेज। 1921 के बाद के स्टेज में हम आते हैं इकोनॉमी के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के सेकंड स्टेज में। ठीक है, इसमें क्या है, नाइदर टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज वेरी हाई। इसमें क्या हो रहा था, बर्थ रेट तो बच्चों बढ़ रहा होगा, ठीक है, पर डेथ रेट भी है जो हाई डेथ रेट था वो कम हो रहा होगा। बट ठीक है, तो इस वजह से क्या था कि बर्थ रेट बढ़ रहा था बट बहुत ज्यादा एक्सेसिव तेजी से नहीं बढ़ रहा था। डेथ रेट भी डिक्लाइन करना शुरू कर गया था। क्यों डिक्लाइन है, हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज धीरे धीरे प्रोवाइड होने लगी, सैनिटेशन फैसिलिटीज आने लगी, फूड आने लगा, जो बेसिक नेसेसिटी थी फूड शेल्टर क्लोथिंग की वो धीरे धीरे प्रोवाइड होने लगी, तो इसलिए। बट यहाँ पे भी पॉपुलेशन बूम नहीं था। बट एक कंडीशन ऐसी आती है जब हमारी पॉपुलेशन बूम हो जाता है, जैसे ऐसे आजकल आप जानती है हमारी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, दैट इज 140 crores। क्यों, क्योंकि सारी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है, हमारी बर्थ रेट बहुत हाई है और डेथ रेट बहुत कम है, इस वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है। उससे अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स भी बच्चों कम हो जाती है, बट स्टिल वी आर डूइंग मच बेटर, वी आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, अब बात करते हैं अदर इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया। वेरियस अदर इंडिकेटर्स क्या थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इंडिकेटर्स में हम क्या बात करेंगे, लिटरेसी रेट की बात करेंगे, मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे, इनफैंट मोर्टेलिटी की बात करेंगे, एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे। तो लिटरेसी रेट क्या था, लिटरेसी रेट इज नथिंग बट हम जानते हैं कि कितने लोगों को हम पढ़ा लिखा घोषित करते हैं, ठीक है, तो दैट वाज नथिंग बट इट वाज लेस देन 16%। यहीं से आपके लिए एक सवाल आ जाता है, अगर मैं आपसे एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप जानते हैं कि प्रेजेंट में हमारी लिटरेसी रेट कितना है। जाइए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि प्रेजेंट लिटरेसी रेट कितना है। देखो, आप जानते ही हैं कि सीयूईटी के पेपर में जीएस जो मतलब आपका थर्ड पेपर रहता है वो जीएस का रहता है, जिसमें आपको जनरल फैक्ट्स पढ़ना होता है। तो उसमें आपको पूछ सकते हैं कि लिटरेसी रेट क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। मैं आपको एक छोटा सा बता सकती हूँ कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है, ये आई होप मैक्सिमम बच्चों को पता भी है, नथिंग बट इट इज ऑफ केरला। एंड लोएस्ट, ये तो बताने की वाली बात भी नहीं है, सेम ही चलता आ रहा है, वो है बिहार। ठीक है, तो अब हम कहते हैं एंड ऑफ दिस, ये लिटरेसी रेट में अगर हम फीमेल लिटरेसी की बात करें वो तो केवल 7% थी। पर क्या आज ऐसा है, नहीं, हमारी इकोनॉमी में बहुत डेवलपमेंट करी। आप जानते हैं फीमेल्स आर एट पार विद द मेल्स ऑफ द इंडिया। तो ये जो ग्रोथ रेट है, लिटरेसी रेट है सॉरी, ये आज के टाइम में लेस देन 16% नहीं, ये फार बियॉन्ड है। आप पढ़ेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएंगे कि क्या है। ठीक है, फिर आते हैं पब्लिक फैसिलिटीज वर आइदर अनअवेलेबल और हाईली इनएडिक्वेट। उस टाइम पे हाईली इनएडिक्वेट थी। वाटर एंड एयरबोर्न डिजीजेस वर अनअवेलेबल और हाईली इनएडिक्वेट। ठीक है, सॉरी, वाटर एंड एयरबोर्न डिजीजेस वर वेरी हाई, सॉरी ये शायद मिस्टेक है, ये भी बहुत ज्यादा हाई थी। मोर्टेलिटी रेट इस वजह से बहुत ज्यादा हाई थी क्योंकि जब वाटर एयरबॉर्न डिजीजेस का स्प्रेड होगा, पब्लिक फैसिलिटीज अनअवेलेबल होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा हाई था बच्चों, वो कितना था 21 पर 1000 इन्फेंट, ये था हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इट वॉज वेरी हाई एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज नियर 32 साल। मतलब एक इंसान कितना जी सकता है अपने पूरे लाइफ टाइम, मतलब 32 साल तक ही जी सकता है। आज के टाइम में क्या 32 साल, इससे डबल एज हो गई है हमारी। एवरेज इंडियन 70 साल जी सकता है, आप चेक कर सकते हैं हमारे फैक्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेटर्स थे जो कि बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन दिखा रहे थे हमारी इंडियन इकोनॉमी के इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो आपको समझना है कि क्या था।
ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की कि क्या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन है वर्किंग पॉपुलेशन का अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कि वर्किंग पॉपुलेशन कैसी थी और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी गई। ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर हैड अ वेटेड शेयर ऑफ 70 to 75, मतलब ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, मतलब 70 to 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही थी। सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखो लो था मैन्युफैक्चरिंग का शेयर। इसका रीजन हम इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले उसमें कर चुके हैं कि क्यों था, क्यों हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बेस लो था, क्या रीजन थी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसका शेयर था 10%। सर्विसेज अकाउंटेड फॉर 15 to 20%। ठीक है, अब आप जानते हैं ये प्रेजेंटली बहुत ज्यादा चेंज हो गया और हमारी एक सर्विसेज लेड इकोनॉमी है। ठीक है, क्योंकि सर्विसेज बहुत ज्यादा हमारी इंक्रीज हो गया है, सर्विसेज का शेयर। मोर ओवर हम कहते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में रीजनल वेरिएशन थी। ठीक है, रीजनल वेरिएशन की बात करें तो बता, रीजनल वेरिएशन की हम बात करें तो रीजनल वेरिएशन में क्या आता है कि कुछ एरियाज में इंक्रीज था इन वर्किंग पॉपुलेशन, और कुछ में जैसे पंजाब हो गया, उड़ीसा हो गया, यहां सब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, बट कुछ जगह पे क्या था, डिक्रीज था इन वर्किंग पॉपुलेशन। देखो बच्चों, ये इसलिए था क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन वहीं होंगी जहां इंडस्ट्री सेटअप होंगी। देखो हमेशा एक इंडस्ट्री वहीं सेटअप होती है जहां प्रॉपर फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी होती है, प्रॉपर पावर हो, उनके पास प्रॉपर मैन पावर की अवेलेबिलिटी हो, पावर सेक्टर की हो, और भी जैसे लैंड, मतलब डिफरेंट चीजें, लैंड इन्वेस्टमेंट सबकी अवेलेबिलिटी हो वहां। तो जहां पे वो चीजें थी तो वहीं पे पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ने लगी, और जहां वो नहीं थी वहां वर्किंग पॉपुलेशन कम होने लगी। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल था, किस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, और किस तरीके का सर्विसेज का रोल था। ठीक है, अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कंडीशन थी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही इकोनॉमी का बेस होता है जो इसको फ्यूचर तक सर्वाइव करने में मदद करता है। तो उस टाइम क्या था हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, टेलीग्राफ वर डेवलप ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। ये चीज़ें उन्होंने अच्छी करी थी। देखो, उन्होंने ये चीज़ अपने लिए करी थी, हमारे लिए नहीं करती, बट इसका फायदा हमें बहुत ज़्यादा मिला। ठीक है, रेलवेज डेवलप किए उन्होंने, पोर्ट्स को उन्होंने डेवलप किया, वाटर ट्रांसपोर्ट को। आप जानते हैं ये सब चीज़ें किस लिए, मैन एंड मटेरियल को डिफरेंट एरियाज तक पहुंचाने के लिए ये ब्रिटिशर्स की रिक्वायरमेंट थी। तो हमारे कंट्री पे रूल कैसे करते अगर ये सारी चीज़ें मतलब डेवलप नहीं करती। और दूसरा क्या है, इतना पैसा जो उन्होंने वेल्थ एक्यूमुलेट करी थी इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करके, तो वो को इन्वेस्ट तो करना था ना कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी तो एक स्टैग्नेशन पॉइंट पे आ गई थी, मतलब एक ऐसे पॉइंट पे आ गई थी कि हाँ उस सारा इन्वेस्टमेंट वो झेल ही नहीं सकती, उसका लिमिट खत्म हो चुका था। तो इसीलिए उन्होंने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तो यही था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप करना शुरू किया। रेलवेज वर इंट्रोड्यूस इन 1850। 1850 में रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया, और जो फर्स्ट ट्रेन थी वो बॉम्बे से थाने के बीच में चलाई गई। फर्स्ट ट्रेन वॉज रन बिटवीन बॉम्बे टू थाने। ठीक है, ये भी अगर आपको सिलेबस में डालना होगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे सीयूईटी के सिलेबस में, तो हो सकता है आपको स्टेटमेंट डाल के पूछ ले, द फर्स्ट ट्रेन वाज रन बिटवीन बॉम्बे टू, मतलब कोई नासिक डाल दिया तो आप उसको रॉन्ग मार्क कर देंगे अगर आपके एमसीक्यू में ये आ जाए तो। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इसको लर्न ही करना पड़ेगा। रेलवेज अनेबल द पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड ब्रेक द रीजनल एंड द कल्चरल बैरियर। ऑब्वियस सी बात है, रेलवेज ने क्या करा, लोगों का डिस्टेंस कम किया, लोगों के रीजनल एंड कल्चरल बैरियर्स को ब्रेक करने में मदद किया, लोग आपस में मिले, और ये दैट वाज वेरी बेनिफिशियल टू द पीपल। इट फॉस्टर्स कम्युनिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इट ऑल्सो इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में भी उसने मदद करी। क्यों? क्योंकि अगर पोर्ट्स डेवलप होंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, तो डिफरेंट कंट्रीज में और जगहों पे हम अपना सामान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, हाउएवर आप जानते हैं कि रियल मोटिव तो अलग ही था। इट वाज ऑल फॉर ब्रिटिशर्स। उन्होंने अपने ही फायदे के लिए ये सारी की सारी चीजें बनाई।
ठीक है। सिमिलरली उन्होंने क्या डेवलप किया, इनलैंड ट्रेड एंड सी रूट्स, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप आएगा। इनलैंड ट्रेड और सी रूट्स को भी उन्होंने डेवलप किया। इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ के भी डिफरेंट मोटिव से, टेलीग्राफ और ये सब, उनको अपना कम्युनिकेशन सेक्टर स्ट्रॉन्ग करना था ना, ताकि वो क्या इंडिया में कर रहे हैं वो अपनी हायर अथॉरिटीज तक, अपने क्राउन तक पहुंचा सके कि हाँ ये चीजें हम कर रहे हैं, क्योंकि दे वांटेड टू रूल ओवर आवर कंट्री। फिर roads were built by the Britishers. They were not for the modern transport, but they were but rather to subserve the colonial interest. colonial interest को subserve करने के लिए ही वो roads बनाई गई थी। वो roads हमारे लिए नहीं बनाई गई, उनके men and material के लिए ही बनाई गई थी, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो बच्चों अब आ गए हैं हम इस चैप्टर के एंड में। आई होप हमने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं और आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप हमसे पूछ सकते हैं। हमें आपको हमारी टीचिंग में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो या कोई अलग से आपको फैसिलिटी चाहिए हो कि इस तरीके के क्वेश्चंस चाहिए या ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो वो हम ट्राई करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आए, बट उसके लिए आपका कमेंट करना ज़रूरी है। तो एक बार कंक्लूड कर लेते हैं हम इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, ठीक है, कि क्या हमारे सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके का था, इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरीके का था, फॉरेन सेक्टर किस तरीके का था, ठीक है, इन सब का क्या क्या रोल था, किस तरीके की ये कंडीशन थी, क्यों एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन आई, क्यों इंडस्ट्रीज ढंग से हमारी ग्रो नहीं कर पाई, ठीक है, क्या कंट्रीब्यूशन था फॉरेन सेक्टर का, क्या हमारी वर्किंग पॉपुलेशन ने काम करा, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें जो छोटे छोटे क्या सुएज कैनाल का टॉपिक था वो भी हमने डिस्कस किया। ये फैक्चुअल क्वेश्चन में आपसे सुएज कैनाल का पूछ सकते हैं, कहाँ है, कैसे है और क्यों था, ठीक है। तो यही सब था कि कंडीशन ऑफ इकोनॉमी, ज्यादा कुछ नहीं है, बट एक मैंने आपको ब्रीफ दे दिया है ताकि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव रही हो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना हमारी वीडियो को मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।